चलो, पिछले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्थिति, निर्माण, जिले, श्रेणियां, खनिज संसाधन, यहाँ पर हम लोग थे। आज हम नदियां, झीलें, जलवायु यहाँ तक देखेंगे। एक क्लास के अंदर और ये जाएगा। तो लघु हिमालय उत्तराखंड का सबसे वृहद क्षेत्र है, सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। लगभग 11 जिलों के अंदर इसकी स्थिति है। 9 जिलों में तो काफी ज्यादा है, 2 जिलों में थोड़ा सा कम है ये। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां मैंने सारे के सारे जिले के हिसाब से कुछ श्रेणियां बतवाई थी। इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस तरीके से इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा करके ऊपर उठी थी, और वलन पड़ने से जो भू सन्नति और भू अभिनीति वाले हिस्से से कौन से हिस्से से चोटी बना, किससे क्या बना। यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टान क्रम तीनों प्रकार की है, अवसादी भी है, आग्नेय भी है, रूपांतरित भी है। पर ज्यादातर पुरानी चट्टानें रूपांतरित हो गई हैं, तो रूपांतरित और अवसादी चट्टानों का बाहुलता है। कौन कौन सी रूपांतरित और अवसादी चट्टान मिलेंगे वो मैंने यहाँ पर बताई है। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, लघु हिमालय की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो समुद्री मूल के जीवाश्म है, जिनको अमोनाइट कहते हैं, अमोनाइट के शैल। ठीक है, ये अमोनाइट शब्द आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद खनिज संसाधन, यहां से हमने स्टार्ट करना है। तो देखो, अभी तो हम लोग खनिज संसाधन क्षेत्र के हिसाब से कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें मदद करेगा जिले के हिसाब से कि कौन से जिले में कहां कहां पर खनिज संसाधन कैसा है। और आपको पता है वैसे भी खनन आदि इत्यादि इसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत अलाउड होगी, क्योंकि महान हिमालय वाले क्षेत्र में तो हम ज्यादा खनन कर भी नहीं सकते ना। वो वैसे भी हमारा भूकंप की दृष्टिकोण से इससे ज्यादा संवेदनशील है। तो लघु हिमालयी क्षेत्र में खनिज संसाधन तो है। भारत में क्या क्या आपको मिल सकता है, तो अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के अंतर्गत तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं, बिजली के उपकरण, बिजली की तारें आदि में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो अब देखो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने स्तर पर भी आपको मेहनत करनी है क्लास के बाद। आप जैसे यहाँ पर अल्मोड़ा और पौड़ी उठा लो, ठीक है, तो ये वाला जिला कौन सा है, ब्लैंक मैप पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, तांबा लिख दो। इसमें से अल्मोड़ा कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3, कौन सा वाला अल्मोड़ा है बताओ, नीचे से ऊपर जाऊं तो अल्मोड़ा कौन सा है, तीसरा वाला है, ये अल्मोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या लिख दो, तांबा लिख दो। ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाता है। इसके बाद एक एस्बेस्टोस होता है। एस्बेस्टोस ये मैंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी के ज्यादातर किताब में भी मुझे यही मिला है। आपने पुराने टाइम में मकानों पर एक ऐसे मोड़दार वाली जैसी छत देखी थी, सीमेंट की जैसी लगती थी, वो एस्बेस्टस को शीट होती थी, उसमें रेसे भी होते थे। और पुराने टाइम में जो टॉयलेट के पाइप बनते थे ना, वो एस्बेस्टोस के पाइप बनते थे। उसके बाद लोहे के आने लगे, अब आकर के प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करता है। फायर प्रूफ बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आग की थोड़ी सी दिक्कत हो या उसके लिए, तो आजकल एस्बेस्टस का इस्तेमाल उसमें करता है, क्योंकि आग नहीं पकड़ता है वो बहुत जल्दी। इसको पीओपी या पेंट में भी मिक्स किया जाता है ताकि आग ना पकड़े। ये एस्बेस्टोस हमें कहां पर मिल रहा है, पौड़ी में। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एस्बेस्टोस। उसके बाद मैग्नासाइट, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अब देखो ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ही आप ऐसे लिख दो, मैग्नासाइट। मैग्नासाइट आपको अल्मोड़ा में भी मिल रहा है, बागेश्वर में भी। मैग्नासाइट जो होता है ना, थोड़ा सा नीले नीले रंग का फिसलनदार पत्थर होता है। हम लोग खड़िया तो सुना है आप लोगों ने, तो खड़िया जो निकलता है वो सफेद होता है, और खड़िया उत्तराखंड के अंदर मैग्नासाइट के साथ मिक्स्ड है। तो खड़िए में जितना नीलापन आएगा ना, तो वो नीला है मैग्नासाइट वाला जो खनिज है, और जितना सफेद की तरफ जाएगा उतना खड़िए का हिस्सा, कैल्शियम कार्बोनेट का हिस्सा ज्यादा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नासाइट, अल्मोड़ा और बागेश्वर। जिप्सम, जिप्सम भी आपका कहां पर मिल रहा है, अल्मोड़ा के अंदर। जिप्सम जब आप भौतिक भूगोल पढ़ते हो ना, तब भी आप ये जिप्सम विप्सम ये सब देखते हो। जिप्सम क्या पत्थर होता है, चट्टान होता है, चूना जैसा होता है, इसमें चूना, काफी चूना मिला हुआ होता है। तो चूने युक्त शैल, 3 तरीके की चूना युक्त शैल होती है, एक चूना पत्थर, एक जिप्सम और एक डोलोमाइट। सबसे ज्यादा चूना की मात्रा चूना पत्थर में ही होता है,
तो थोड़ा जैसे 75-80% चूना है तो चूना पत्थर, 50 तक है तो वो डोलोमाइट, और थोड़ा कम हो गया तो जिप्सम, ऐसे। पर तीनों के तीनों चूना प्रधान शैल है। ये चूना कहाँ पर सीमेंट में यूज होता है, जिप्सम, और पीओपी में यूज होता है, पेंटो में यूज होता है, ये भी आपको अल्मोड़ा में मिल रहा है। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपके कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, पौड़ी में मिल रहा है और अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में भी ग्रेफाइट मिल रहा है। पौड़ी और अल्मोड़ा दोनों जगह पर आपको ग्रेफाइट देखने को मिल रहा है। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन युक्त शैल होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपका पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है, ये कोयले के प्रकार है। जैसे जैसे इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, पीट सबसे कम, लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, क्योंकि उसमें 70 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। और यही एंथ्रासाइड फिर धीरे धीरे क्या होता है, संकुचित होकर के ताप दाब की अभाव उसमें संपर्क में आकर के ये ग्रेफाइट में बदलना शुरू हो जाता है। तो ग्रेफाइट में 90 to 95% तक का कार्बन होता है। ये ग्रेफाइट आपकी ये जो पेंसिल की लीड वगैरह होती है ना, इसमें ग्रेफाइट होता है। और अगर ग्रेफाइट और ये सब और ज्यादा संकुचित हो और बाकी सारे तत्व उसमें से गायब हो जाए और सिर्फ कार्बन कार्बन उस जगह पे रह जाए, तो 100% कार्बन हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। तो ये जो कार्बन की मात्रा के हिसाब से अनेक खनिज संसाधन जो है ना, इसका पूरा ऑर्डर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में दूंगा मैं, ठीक है। लिंक करता हुआ जा रहा हूं, देखो उत्तराखंड को इंडियन फिजिकल से लिंक करना है। फिजिकल इंडियन का जो भी चीज होगी, राजनीति, अर्थशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट है, सब लिंक करके चलना है, तभी आपकी पीसीएस वाली सोच बन पाएगी, मेंस राइटिंग वाली। अब आप यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मैंने, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जो है ना, ये आपके लिए खनिज जिला है। अल्मोड़ा क्या है, खनिज जिला। यहां पर ऑलमोस्ट हर तरीके के खनिज आपको पाए जाएंगे, लघु हिमालय में हो या वृहत हिमालय का क्षेत्र भी यहां पर आता है यहां पर, ठीक है। तो अल्मोड़ा जिला खनिज संसाधन हेतु लघु हिमालय के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक आता है, ठीक है। आप अल्मोड़ा में आपको ग्रेफाइट भी मिल रहा है, मैग्नासाइट भी मिल रहा है, तांबा भी मिल रहा है, जिप्सम भी मिल रहा है, और पौड़ी के अंदर आपका ग्रेफाइट, तांबा और एस्बेस्टोस। तो यहाँ पर मूल रूप से आप देखो यही दो जिलों का इसमें जिक्र किया गया, थोड़ा सा बागेश्वर का है। ऐसा नहीं कि संसाधन देहरादून में नहीं है, इनमें नहीं है, तांबा देहरादून में भी है, बट तांबा जो देहरादून में है वो शिवालिक के उसमें थोड़ा मिलेगा, वो लघु हिमालय वाले क्षेत्र में कम मिलेगा, कहने का मतलब। लास्ट में जब हम खनिज वाला जब ज्योग्राफी आएगा, तो वहां पर पूरे उत्तराखंड का मूल्यांकन करके अलग अलग जिले में के हिसाब से खनिज याद करना है, या खनिज के हिसाब से जिले याद करने हैं। आप 2-3 तरीके से याद करो, मतलब आपको खनिज संसाधन 3 तरीके से दिमाग में फिट करना है। एक ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो अभी चल रहा है, दूसरा जिले के हिसाब से, तीसरा खनिज के हिसाब से। ये 3 तरीके से आप बनाओ आइडिया, कोई ना कोई एक तरीके से तो दिमाग में जाएगा। अब आता है एक कॉन्सेप्चुअल चीज, लघु हिमालय क्षेत्र की ढाल की विशेषता। देखो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा भौतिक भूगोल की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप यहां पर थोड़ा सा ये इंडिया का मैप पहले देखो, तो हिमालय का निर्माण ऐसे होगा, जैसे समझ लीजिए ये, ठीक है। या फिर कोई पहाड़ इस तरफ है, जैसे कोई पहाड़ इधर है, ठीक है, कोई पहाड़ इस तरफ है, तो ये उत्तर की ढाल होती है, इसको दक्षिण की ढाल बोलते हैं। अभी जैसे ये नीचे की तरफ है, तो कोई पहाड़ ऐसे है तो ये दक्षिण ढाल हो गया, ये उत्तर ढाल। कोई पहाड़ ऐसे भी होगा, ये दक्षिण ढाल, ये उत्तर ढाल। और कोई पहाड़ ऐसे होगा हिमालय का, तो ये हो गया दक्षिण ढाल और ये हो गया उत्तर ढाल, ठीक है। कोई किसी का ढाल इधर होगा, किसी का ढाल इधर को होगा, और किसी का ढाल इधर को होगा। तो आपने बस ये समझना है कि इस तरफ वाला उत्तर होगा, इस तरफ वाला दक्षिण ढाल करना है। तो हिमालय जब बन रहे थे, तो उनकी जो पर्वत श्रेणी में लघु हिमालय या महान हिमालयों में हमें एक समानता देखी गई। समानता ये देखी गई कि ये जब पहाड़ उठ रहे थे, तो दक्षिण में तीव्र ढाल, उत्तर में समतल सामान्य ढाल, दक्षिण में तीव्र ढाल और उत्तर में सामान्य ढाल। ऐसा कई मतलब हिमालय की श्रेणियों में ऐसा बहुत कॉमन देखने को मिला। अब क्या होता है कि जब भी इस तरफ की ढाल तीव्र है और इस तरफ की ढाल सामान्य है, तो यहां पर हमारा जो दक्षिण मानसून पवने हैं वो जाता है, ऐसे ही है, ऐसे जाता है ना,
ऐसा तो नहीं कि ऊपर से ऐसे आता है, वो नीचे से ऐसे जाता है। और इसके पास जो होता है ये हिंद महासागर की आर्द्रता जलवाष्प बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही ये इस तरफ दक्षिण ढाल की तरफ जाता है तो तीव्रता से बादल एकदम से उड़ जाता है, बहुत तेज गति से ऊपर उड़ जाता है। और यहां तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है और एकदम से उड़ जाएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया समझ लो। तो धीरे धीरे बादल उठता है और संघनन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जलवाष्प जल की बूंद में परिवर्तन हो जाता है और तेजी से ऊपर उठ रहा है, ठंडा हो रहा है, तेजी से ठंडा हो रहा है तो तेजी से वो बरसेगा भी। ये सारे कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी में स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ने हैं, थोड़ा सा मैं आपको बस समझा रहा हूं। इस कारण क्या होता है कि जो इसकी दक्षिणी ढाल है यहां पर बादल क्या करते हैं, अधिक तीव्रता होने के कारण अधिक वर्षा करते हैं। बादलों का तीव्र उठने से तीव्र संघनन होता है और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन की दिशा दिखा रखी है मैंने इसमें, ठीक है। ये इस तरफ का हो गया हमारा उत्तरी ढाल। उत्तरी ढाल सामान्य है, स्लोप थोड़ा जेंटल है और कम वर्षा होती है यहां पर, क्योंकि यहां आते आते बादल कहां नीचे की तरफ खिसकता है और नीचे आकर के यहां ऊपर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे आते 20 हो जाता है, थोड़ा ऊपर ऊपर बारिश हिमपात होगी, नीचे आते आते बादल सामान्य होने लग जाता है। ये जो बादल फट रहे हैं ये ऊपरी हिस्सों में क्यों फट रहे हैं समझ रहे, क्योंकि वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, संघनन की क्रिया बहुत जबरदस्त हो रही है। ऊपरी क्षेत्र में घाटियां संकरी है, निचले क्षेत्र में घाटियां थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। तो जहां चौड़ी घाटियां होती हैं वहां बादल फटने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, जहां संकरापन होता है वहां बादल फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भी कई चीजें हैं जो बादल फटने के लिए आगे में, अभी ये हमने पढ़ना भी है ना, क्लाउड बर्स्ट वगैरह आगे आपदा पढ़ने हैं ना, आपदा के प्रकार पढ़ेंगे हम। और करंट में जो भी आपदाएं हैं उनके साथ लिंक करके चलेंगे। इस साल तो वैसे भी इतने सारे हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो ये आपने ये तर्क यहाँ पर एज इट इज जैसे मैंने लिखा हुआ है ये बना लीजिए। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड के हिल स्टेशन पढ़ते हैं। हिल स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र। स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र, क्योंकि इन क्षेत्रों में जाकर के आपका स्वास्थ्य बड़ा मस्त हो जाता है। अच्छा एक डायग्राम देखो यहाँ पर, हाँ शिवालिक की एवरेज हाइट मैंने लगा दी 900 मीटर, एवरेज हाइट लगा दी ना। लघु हिमालय की जो एवरेज हाइट है ये है 2500 मीटर, 2500 से 3000 मीटर तक एवरेज हाइट जाती है। 3000 लगा देते हैं उत्तराखंड के हिसाब से ना, ओवरऑल में 35 तक जाएगा। अब आप देखो जो 1500 से अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर की जो हाइट होती है ना पहाड़ों में, ये हाइट पर्यावरण की दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट हाइट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, देखो इस हाइट तक आते आते जो आपके प्रदूषित पदार्थ के कण होते हैं वो भारी होते हैं, है ना। तो जो भारी वाले कण होंगे वो 1000-1500 से नीचे सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कंकड़ पत्थर पुत्थर हवा में ज्यादा नहीं मिलेगी, पहली चीज। इस जगह पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा शुद्ध रूप में मिलेगी, क्योंकि प्रदूषित पदार्थ भारी होने के कारण नीचे ही जमा हो जाते हैं, निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। यहाँ तो अभी मसूरी का अगर पोल्यूशन भी कर दोगे ना वहां पर, वो हवा यहां से इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि पोल्यूटेंट जो चीजें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, भारी होती हैं। तो यहां पर एक तो प्रदूषित पदार्थ नहीं होते हैं, हवा के अंतर्गत धूल कण इत्यादि कम होते हैं, ऑक्सीजन और की मात्रा एकदम नियमित होती है, एवरेज। तापमान भी बहुत सामान्य होता है, ना गर्मी ना बहुत जरूरत से ज्यादा ठंडी। इसलिए ये जगह लोगों के लिए घूमने फिरने और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मानी जाती है। स्वच्छ हवा जैसे हम कहते हैं ना, स्वच्छ हवा स्वच्छ वातावरण, क्योंकि वातावरण में कोई प्रदूषित पदार्थ नहीं है। इस जगह पर आपके सबसे ज्यादा हिल स्टेशन बने हुए हैं।
आप मसूरी की हाइट 2000 के आसपास है, शिमला विमला सारे आप हिल स्टेशन देख लो 2000 से लेकर के 2500 मीटर के आसपास के रेंज में होंगे, और कुछ तो 1700 1600 1800 ऐसे होंगे। एवरेज हिल स्टेशन का हाइट यही है। इसके ऊपर भी जाएगा तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होने लग जाएगी, कम। 35-30 हजार 3000 मीटर के ऊपर ही 3000 3500 के ऊपर ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा। अभी आपकी लोक यात्रा है ना, तो लोक यात्रा जो ऐसे जा रही है, ये नंदा घुंगटी है, ये रूपकुंड वाला एरिया है, और यहां पर आपका हेमकुंड है। तो रूपकुंड है 5004 मीटर के आसपास, हेमकुंड है आपका 3800 मीटर के आसपास। तो आपके लिए जब आप ये कौन सा वाण गांव से आप रूपकुंड जाते हो ना सर, सबसे चैलेंजिंग स्पॉट रूपकुंड है, 5000 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद आप इसको पार करोगे तो पातर नचौड़िया आ जाएगा, पातर नचौड़िया से जोर गली आ जाएगी, जोर गोल, गोल का मतलब होता है नीचे गली। तो ये जब नीचे उतर रहे होते हो तो इसकी चढ़ाई और इसकी उतराई यहीं पर होता है सबका, जो भी होगा टाइम टाइम फीस। उसके बाद तब हेमकुंड आते, होमकुंड आते आते 3800 मीटर, यहां थोड़ा सा ठीक हो जाता है हिसाब किताब। लेकिन ये है असली, जो लोग मरे थे, जो कंकाल है वो कहां पर मिल रखे, रूपकुंड में है वो, 5000 मीटर की हाइट पर है। सोचो इतना आसान नहीं है, जिसको सांस की बीमारी होगी ना, सांस लेने की, नहीं जा सकता सर यहाँ पर। क्लियर है? तो हिल स्टेशन आपके कहां पर है, अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देख लीजिए चक्राता, सारे मार्क कर लो आप अलग से, ये तो मैं यहीं पर दिखा रहा हूं। चक्राता कौन से जिले के अंदर आएगा, अबे यार ये क्या हो गया, क्या पी के बनाया मैंने ये देहरादून, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, माफी चाहूंगा, इसको देहरादून कर दीजिएगा। चक्राता देहरादून जिले में आता है, ठीक है। ये आप देहरादून ही लिखना, कुछ फैक्ट्स गलत लिख भी सकता हूं मैं क्योंकि मैं लिखता रहता हूं ना। मसूरी देहरादून में आएगा, मसूरी कहां पर है, मसूरी यहाँ पर लगा देना, मसूरी ये रहा, ठीक है। पश्चिम से पूर्व का क्रम भी देख लेना। लैंसडाउन पौड़ी ये रहा, ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी ये रहा। बिनसर, बिनसर आपका अल्मोड़ा और इस पर पड़ता है, तो यहां कहीं लगा लो, ये बॉर्डर पर है बिनसर, क्योंकि बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी के अंदर आता है, और हिल स्टेशन किसकी तरफ आ जा रहा है, अल्मोड़ा की तरफ चला जा रहा है, तो उस तरफ लगाना बिनसर अल्मोड़ा। नैनीताल, नैनीताल तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि ये तो सबसे तगड़ा हिल स्टेशन है। उसके बाद रानीखेत, रानीखेत कहां पर पड़ेगा, अल्मोड़ा में पड़ेगा। तो ये आप हिल स्टेशन देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये हमारी बेल्ट जा रही है, ये हमारी कौन सी बेल्ट जा रही है, लघु हिमालय वाली बेल्ट जा रही है। ऐसे एक नहीं कई सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पे, ये फेमस है, अंग्रेजों ने ये फेमस बना रखे। अंग्रेज भी भाई साहब बड़ी छांट छांट के जगह ढूंढ करके आए, सोचो हमसे ज्यादा अच्छी जगह तो अंग्रेजों ने ढूंढी, मतलब हमसे ज्यादा पहचान उनको थी। हाँ, निवास की पहचान वो हमारे पूर्वजों को रही होगी जो उधर उधर ऊपर की तरफ गए कि कहाँ पर हमको रहना है, मौसम जलवायु वगैरह ये सब वो सब। तो पहाड़ों में ऊपर ऊपर की तरफ रहे, वो नदियों के आसपास नहीं रहे। नदियों के आसपास तो ये पिछले 20-30 सालों के अंदर से रहना शुरू हुआ है। आप धराली 1991 की फोटो देखो, आप धराली 1991 एक बिल्डिंग है नीचे और बाकी सब सेब के पेड़ है और गांव ऊपर है पूरा, उधर आसपास एक दो मुश्किल से 4-5 बिल्डिंगें होंगी। अभी 60 से 50-60 से ज्यादा भवन थे उसमें। ऋषिकेश का तपोवन देख लो आप, वो पूरा वैसी गाड़े पे बैठा हुआ है धराली के। एक वीडियो देखा आप लोगों ने कल परसों में, एक लड़के ने वो डिस्कस करा, शेयर किया उसने, जब आएगा सारा जाएगा तो कहने का मतलब ये कि ये हिल स्टेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, मैप पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आता है लघु हिमालय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली नदियां, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं नदियों का भी, ठीक है। तो ये ये सारा एरिया आपका, ये कौन सा एरिया है, ये सारा ये लघु हिमालय। अब आप देखो यहाँ पर जो नदियां ये जा रही है ना, देखो जो यहीं यहीं शुरू हो रही है, ये सारी नदियां जो यहीं यहीं शुरू हो रही हैं, ये आपके सब लघु हिमालय से निकल रही हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब मेन मेन नदी यहाँ पर देखो, एक आप सरयू नदी देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सरयू नदी,
ये यहाँ उसके बाद काली नदी में चले जाती ना, तो ये है सरयू नदी, ये लघु हिमालय से निकल रही है। आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बागेश्वर से निकलती है ये। उसके बाद पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पश्चिमी रामगंगा। गलत चला गया क्या? अच्छा हाँ ठीक तो है, पश्चिमी रामगंगा, ये यहाँ से गंगा में चले जाएगी। नयार नदी, नयार नदी आप यहां से लगाना, ये ये नयार नदी, ये किस में चले जाएगी? गंगा में चली जाएगी। पश्चिम दक्षिण, ये मैंने लिखा हुआ है पश्चिमी एवं पूर्वी नयार, दोनों नयार, ये दोनों के दोनों रामगंगा और नयार कौन सी जगह से निकलती है? आप देखो यहाँ पर दूधातुली से। अभी इतना मैं डायग्राम में बस दिखा रहा हूँ, आप आगे रिवर सिस्टम पढ़ोगे वहां कर लोगे ये, तो आप घर जाकर के बेशक इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दूधातुली, नयार नदी पश्चिमी या पूर्वी। एक लदिया नदी है आपके बिल्कुल इस तरफ से निकल रही है, ये बॉर्डर पर है, ठीक है, लदिया नदी नैनीताल और इस यहाँ पर। तो अल्मोड़ा से निकलती है और काली नदी में चले जाती है। फिर एक मंडल नदी आती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी नदी है मंडल नदी, आपकी रामगंगा इधर है ना, तो ये इसमें नहीं दे रखा है ये नदी रामगंगा, यहाँ कहीं से थोड़ा जो चमोली का बॉर्डर आता है ना, ये वाला एरिया, आपकी ढिला आ गई ना, ये गंगा आ गई ना, ये हो गई आपकी रामगंगा। खूब नदी आ गई ना, ये नदी आएगी आपकी रामगंगा इधर इधर से, और यहाँ कहीं से आती है, ये देख रहे हो ये वाली जो ये गैरसैंण के इधर ही, यहाँ कहीं से चमोली के यहाँ से आती है नदी। कौन सी? मंडल नदी। एक मंडल गोपेश्वर में भी है, वो अलग है, हाँ जगह है। रामगंगा की सहायक नदी है, चमोली से आती है। इसलिए क्योंकि कई बार हमें ना रामगंगा का ऐसा लगता नहीं कि अरे ये चमोली चमोली से भी कोई लेना देना हो, तो ये चमोली के क्षेत्र से आ रही है, क्लियर। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, नयार, लदिया, मंडल, जब ये नदी तंत्र आएगा तो वहां पर फिर आएगा कि इनका स्रोत क्या है, तो हर एक का स्रोत होगा कुछ ना कुछ जगह पर, कोई ना कोई श्रेणी होगी, कोई ना कोई। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो दूधातोली इस एरिया में याद रखना है, दूधातोली जिसको उत्तराखंड का पामीर भी बोला जा रहा है। और एक नहीं, देखो यहाँ पर दूधातोली से आपने 3 बड़ी नदियां निकालनी है। एक बड़ी नदी पश्चिमी रामगंगा, एक नयार नदी, पूर्वी हो गया पश्चिमी दोनों, और एक आटागाड़। अभी कल परसों में आटागाड़ का एक न्यूज में पढ़ रहा था, पिंडर बागेश्वर के उधर से जाती है, पिंडर घाटी से चमोली की तरफ को आती है, और उसके बाद पिंडर नदी में मिल जाती है आटागाड़। उसके अंदर ये अपना दलदल, ये कोई पुल वुल बहा था उसमें, कल परसों की न्यूज थी। मैं वैसे, आप उत्तराखंड का कोई न्यूज देखते हो ना, और आपने कोई उत्तराखंड की जगह आपने पढ़ी है, कोई कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई संस्कृति कुछ भी, तो आप लिंक करना सीखो उसको, अपने दिमाग में डालो उसको, तो वो और लंबे टाइम तक चला जाता है फिर। जैसे आजकल ट्रैवल व्लॉगर है ना, वो किसी घाटी का, जौहर घाटी का कोई उसने फोटो वीडियो बनाया है, या दरमा घाटी का बनाया है, कहीं पर उसने कोई और कोई बुग्याल का बनाया है, तो उसको दिमाग में डालो, लिंक करो, जो जैसे जैसे आप पढ़ोगे नेचुरली आपका उत्तराखंड अपने आप मजबूत हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है उसका, इसका नदी तंत्र। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है वैसे, इसके बाद झीलें हैं और उसके बाद जलवायु है, तो इसको कल ही कर लेंगे।